एमकॉम फाइनल ईयर्स के प्यारे विद्यार्थियों, आपके जो 5 पेपर फाइनल ईयर में हैं उसमें मैं आपको जीएसटी के साथ साथ टैक्स प्लानिंग का पेपर भी आपको पढ़ाता हूँ। तो जो आपका टैक्स प्लानिंग का पेपर है कर नियोजन, इसमें आपको समय समय पर मैंने आपको इंस्ट्रक्ट किया है कि कौन कौन से चैप्टर में किस किस तरह से टैक्स प्लानिंग की जा सकती है। देखो, मोटा मोटी तौर पे जो टैक्स प्लानिंग का जो अर्थ है ना, वो आपको दिमाग में हमेशा रखना है। टैक्स प्लानिंग का जो बिल्कुल स्पष्ट जो संदेश है वो ये है कि आयकर के प्रावधानों का पालन करते हुए करदाता की टैक्स लायबिलिटी कम से कम हो। इसके लिए आप क्या करें, इसी को टैक्स प्लानिंग बोलते हैं। यानी आपको कर की चोरी या कर अपवंचना ये सब नहीं करना है। जो नियम कानून बने हुए हैं उनका पालन करते हुए उनके हिसाब से करदाता का जो कर दायित्व है वो न्यूनतम हो, क्योंकि हर करदाता चाहता है कि मैं कोई कर की चोरी न करूं और किसी तरह से मुझे इनकम टैक्स से वाले परेशान न करें। तो इसलिए मैं नियम कानूनों का पालन करते हुए अपने कर दायित्व को न्यूनतम करना चाहता हूं। तो इसीलिए ये पेपर जो है ना आपका टैक्स प्लानिंग यहाँ एमकॉम फाइनल में लगाया गया है, जिसमें आप एक करदाता का न्यूनतम कर दायित्व किस तरह से उसको सलाह दे सकते हैं, बता सकते हैं, या आप खुद बिजनेसमैन भविष्य में बनेंगे तो इन टिप्स का, इन बातों का सहारा लेते हुए आप अपने कर दायित्व को न्यूनतम कर सकते हैं। देखो, आयकर में क्या है कि बहुत सी सरकार जो है ना, सरकार ने बहुत सी डिडक्शंस, कटौतियां, छूटें, रिबेट दी हैं कि इन चीज़ों में अगर आप पैसा खर्च करोगे तो आपको सरकार की तरफ से ये टैक्स में छूट मिलेगी। भाई, अब तक आपने बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ा, जो डिडक्शंस थी ना 80C से 80U तक की भुगतानों संबंधी और आय संबंधी जो डिडक्शंस थी, वो क्या थी? वो कर दायित्व को कम करने के लिए थी। भाई, सरकार को भी कुछ फायदा हो जाए और आपके भी कर दायित्व में फायदा हो और आपको भी फायदा हो। तो जो ऐसे प्रावधान आयकर के अंदर बने हुए हैं जिनसे करदाता का जो कर दायित्व हो वो कम से कम हो, मिनिमम हो, तो इसके लिए ये टैक्स प्लानिंग का पेपर बहुत ही यूजफुल है। और विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत मैंने आपको वेरियस जो पीडीएफ भेजे हैं और मैंने लेक्चर भी दिए हैं कि विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत किस तरह से कर नियोजन, टैक्स प्लानिंग की जा सकती है, जिसमें आपने देखा कि रेसिडेंशियल स्टेटस को लेकर टैक्स प्लानिंग कैसे कर सकते हो, सैलरी हेड में सैलरी पेड पर्सन टैक्स प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, बिजनेस एंड प्रोफेशन में, कैपिटल गेन्स में, अदर सोर्सेज में, कंपनीज द्वारा, फर्म्स द्वारा, ट्रस्ट द्वारा, विभिन्न चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करके उनके द्वारा। तो जो आज बोनस अंशों के निर्गमन के द्वारा टैक्स प्लानिंग। इसी तरह से आज का जो अपना टॉपिक है वो है कि टैक्स प्लानिंग थ्रू डेप्रिसिएशन एंड डेवलपमेंट अकाउंट। भाई, ह्रास की छूट गवर्नमेंट देती है, तो ह्रास की छूट का फायदा लेते हुए और विकास खाते का फायदा लेते हुए आप अपने कर दायित्व को न्यूनतम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ह्रास एवं विकास खाता आदि द्वारा कर नियोजन किस तरह से हो सकता है, किस प्रकार होता है, इसमें मैं आज कुछ आपसे इन बातों पर प्रकाश डालना चाहता हूं ताकि आपके ध्यान में ये बातें रहे कि टैक्स प्लानिंग थ्रू डेप्रिसिएशन एंड डेवलपमेंट अकाउंट, ह्रास एवं विकास खाता आदि द्वारा कर नियोजन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो औद्योगिक विकास हेतु ह्रास, विकास खाता छूट एवं विनियोग भत्ते द्वारा अनेक प्रकार से कर नियोजन किया जा सकता है। इस संबंध में कुछ प्रमुख प्रावधान निम्न अनुसार है, ध्यान से सुनिए। ह्रास की कटौती प्राप्त करने से कर योग्य आय एवं कर दायित्व कम हो जाता है। आयकर अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि लेखों में ह्रास व्यय के रूप में नहीं लिखा हो तो भी इसकी कटौती मिलेगी, डेप्रिसिएशन की रिबेट मिलेगी, छूट मिलेगी, डिडक्शन आपको मिलेगी।
आयकर नियमों में ह्रास की दरें सामान्य दरों से अधिक रखी गई हैं, जिससे कि व्यापारी ह्रास का लाभ लेकर अपना कर दायित्व कम कर सके। इससे औद्योगिक विकास एवं पूंजी विनियोजन को बढ़ावा मिलता है। 20% और विशेष परिस्थितियों में 35% की दर से एडिशनल डेप्रिसिएशन डिडक्शन अतिरिक्त ह्रास मिलने से कर दायित्व और भी कम हो सकता है। प्रथम वर्ष में अतिरिक्त ह्रास एवं ह्रास दोनों संपत्ति की मूल लागत पर मिलने से एक करदाता मशीनों का क्रय करके कर दायित्व को कम कर सकता है। इससे मशीन खरीदने हेतु प्रोत्साहन मिलता है। कोई नई निर्माणी मशीन खरीदी जाती है, न्यू मैन्युफैक्चरिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पज एनी न्यू असेट्स इज परचेज, तो उसके ऊपर मूल जो डेप्रिसिएशन है उसके साथ साथ अतिरिक्त ह्रास एडिशनल डेप्रिसिएशन की भी छूट मिलती है, ताकि व्यापारी नई नई मशीन खरीदने के लिए व्यापारी को प्रोत्साहन मिले। इसलिए आयकर विभाग ने एडिशनल डेप्रिसिएशन की छूट दी है। निर्माणी कोई नई मशीन खरीदी जाती है मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए। ह्रास का पूरा लाभ प्राप्त करने हेतु गत वर्ष में संपत्ति का क्रय एवं प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए कि पूरे वर्ष का ह्रास मिल सके, अर्थात संपत्ति का कम से कम 180 दिन से अधिक उपयोग होना चाहिए। भाई 180 दिन तो कम से कम प्रयोग हो, तभी आपको फुल डेप्रिसिएशन की छूट मिलती है। ये आपको मैंने डेप्रिसिएशन एंड अदर प्रोविजंस ह्रास एवं अन्य प्रावधान वाले पाठ में बताया था कि जो डेप्रिसिएशन की पूरी छूट कब मिलेगी कि गत वर्ष में आपने उस संपत्ति का कम से कम 180 दिन प्रयोग जरूर किया है, तभी आपको फुल ईयर का डेप्रिसिएशन अलाउड होता है, अदरवाइज आधा ही डेप्रिसिएशन अलाउड होता है। तो कोशिश ये कीजिए संपत्ति ऐसे टाइम में खरीदिए कि गत वर्ष में इसका प्रयोग 180 दिन या इससे अधिक होगा। यदि गत वर्ष के अंतिम दिन भी मशीन क्रय करके व्यापार में प्रयुक्त हो जाए तो आधा ह्रास एवं अतिरिक्त ह्रास गत वर्ष में ही मिल जाएगा। यद्यपि लेखांकन के सिद्धांतों के अनुसार केवल एक दिन का ह्रास मिलना चाहिए। यह प्रावधान अंतिम दिनों में भी मशीन क्रय करने को प्रेरित करता है। फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में करते तो भी आपको आधा मिल जाएगा, ऐसे नहीं कि एक दिन का ही मिलेगा, क्योंकि 180 दिन से कम काउंट करेंगे उसको। ठीक है, तो ये भी एक आयकर प्रावधान में प्रोविजन दिया है कि आपको आधा ह्रास उसी गत वर्ष में स्वीकृत हो जाएगा, अगर गत वर्ष के लास्ट में भी दिन भी अगर आप कोई निर्माणी मैन्युफैक्चरिंग पर्पज के लिए कोई नई मशीन खरीदते हैं तो। मशीन को क्रय करने के पश्चात शीघ्र ही प्राप्त करके स्थापित करना चाहिए और व्यापार में प्रयोग प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि पूरा ह्रास प्राप्त करने के लिए 180 दिनों की गणना उसी दिन से की जाएगी जब से मशीन का प्रयोग व्यापार में किया गया है। ऐसे नहीं कि मशीन आप खरीद के लिया और उसको रख लिया, नहीं, मशीन को खरीद के लाइए और जल्दी से जल्दी गत वर्ष में उसको स्थापित कर लीजिए, उसका प्रयोग शुरू कर लीजिए, उससे काम लेना शुरू कर दीजिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उससे स्टार्ट कर दीजिए, ताकि 180 दिन या उससे अधिक हो तो आपको पूरा डेप्रिसिएशन, कम होगा तो फिर आपको आधा ही डेप्रिसिएशन उसको मिलेगा। कर निदान वर्ष 2016-17 से यदि मशीन का प्रयोग 180 दिनों से कम के लिए हुआ हो तो यद्यपि प्रथम वर्ष में अतिरिक्त ह्रास आधी दर से मिलेगा, परंतु अगले गत वर्ष में अतिरिक्त ह्रास की शेष कटौती मिल जाएगी। यद्यपि शेष ह्रास की कटौती कभी भी नहीं मिलेगी। कर निदान वर्ष 2016-17 में यदि मशीन का प्रयोग 180 दिन से कम के लिए हुआ हो तो यद्यपि प्रथम वर्ष में अतिरिक्त ह्रास आधी दर से मिलेगा, परंतु अगले गत वर्ष में अतिरिक्त ह्रास की शेष कटौती मिल जाएगी। यद्यपि शेष ह्रास की कटौती कभी भी नहीं मिलेगी। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। यदि अपर्याप्त लाभ होने से अशोधित ह्रास हो तो इसका समायोजन वेतन के अतिरिक्त किसी भी आय से हो सकता है। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, जो ह्रास गत वर्ष की आय से घटाने से रह जाता है, तो आने वाले अगले शीर्षकों में वेतन की आय को छोड़ के अन्य जो आय होगी उसमें से अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं उसको। ये मैंने आपको हानियों की पूर्ति और आगे ले जाने वाला जो चैप्टर था उसमें भी मैंने आपको पहले बताया था। यदि अपर्याप्त लाभ होने से अशोधित ह्रास हो तो इसका समायोजन वेतन के अतिरिक्त किसी भी आय से हो सकता है। यदि उसी गत वर्ष में समायोजन न हो तो इसे अनिश्चित सीमा तक आगे ले जाकर वेतन के अतिरिक्त किसी भी शीर्षक की आय से समायोजन करके कर दायित्व को कम किया जा सकता है।
यानी अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को आप आने वाले कई गत वर्षों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कोई इसकी 4 साल, 5 साल या 8 साल की कोई लिमिट नहीं। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आपको पता होना चाहिए क्या है कि ऐसा गत वर्ष का ह्रास जिसको अपन उस गत वर्ष में पूरी छूट, स्वीकृत राशि की पूरी छूट नहीं ले सके, तो जो बचा हुआ ह्रास है उसकी छूट आने वाले गत वर्षों में ले सकते हैं, जिसको बोलते हैं अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, अशोधित ह्रास। ह्रास सभी संपत्तियों पर अलग अलग नहीं मिलता, संपत्तियों के ब्लॉक पर मिलता है, ब्लॉक ऑफ असेट से। एक इंडिविजुअल नहीं है। संपत्तियों के चैप्टर वाले जो डेप्रिसिएशन का चैप्टर था उसमें मैंने आपको बताया था कि हर जो संपत्तियां हैं उनके ब्लॉक बने हुए हैं, ब्लॉक, तो समूह जो है उसके ऊपर ह्रास मिलता है। ह्रास सभी संपत्तियों पर अलग अलग नहीं मिलता, संपत्तियों के ब्लॉक पर मिलता है। इसका यह लाभ है कि यदि ब्लॉक की किसी ह्रास योग्य संपत्ति को बेचने से कोई पूंजीगत लाभ भी हो तो वह कर योग्य नहीं होता, केवल ब्लॉक का आगे ले जाने वाला शेष कम होता है और आगामी वर्षों में कम ह्रास मिलता है। इस प्रकार संपत्ति के विक्रय से हुए लाभ पर कर का भार आगामी वर्षों में हस्तांतरित हो जाता है और कर का कष्ट कम होता है। ये चीज आप विशेष तौर पे ध्यान रखें। अच्छा, फिर आपके डेवलपमेंट अकाउंट की जो ये थे, तो इससे पहले आपको बताया वो तो डेप्रिसिएशन का जो छूट मिलती है उसका आप फायदा उठा करके आपका जो कर दायित्व हो उसको कर सकते हैं, आप टैक्स की प्लानिंग कर सकते हैं। इसमें मोटा मोटी बात ये आई कि संपत्ति का गत वर्ष में 180 दिन से 180 दिन या उससे अधिक प्रयोग हो तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि उसमें पूरे ह्रास की छूट आपको मिल जाती है। फिर जो डेवलपमेंट अकाउंट है, विकास जो खाता है, विकास खाते में राशि जमा कराने से चाय, कॉफी एवं रबर उत्पादकों को कर में राहत मिलती है। तो जो ये आपके चाय, कॉफी और रबर उत्पादक जो हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, इनको प्रोत्साहित कीजिए कि भाई आप डेवलपमेंट अकाउंट में पैसा जमा कराइए ताकि आपको टैक्स में राहत मिले। विद्युत कंपनियों को अंतिम ह्रास की कटौती मिलने से उनका कर दायित्व कम हो जाता है। धारा 32 AC में बड़ी कंपनियों को विनियोग करने पर विनियोग भत्ते की कटौती मिलती है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस की छूट मिलती है। कर निधान वर्ष 2016-17 से गैर कंपनी करदाता को धारा 32 AD में विनियोग भत्ते की कटौती देना प्रारंभ कर दिया गया है। इससे उनका कर दायित्व काफ़ी कम हो जाएगा। इस धारा में विनियोग भत्ते की कटौती कंपनी करदाता को भी मिलेगी, अर्थात 32 AC की कटौती के साथ 32 AD की कटौती भी मिलेगी। तो इस प्रकार से ये जो आज का टॉपिक है इसमें आपने देखा कि ह्रास, विकास खाता, छूट एवं विनियोग भत्ते का लाभ उठाकर एक करदाता अपने कर दायित्व को प्रभावी रूप से कम कर सकता है एवं औद्योगिक विकास में अपना प्रभावी योगदान कर सकता है। तो ये क्या है कि जो डेप्रिसिएशन और डेवलपमेंट अकाउंट और इन्वेस्टमेंट अलाउंस जो है, इनकी जो सरकार ने जो छूटें दे रखी है करदाता को, तो उनका आप जो बिजनेसमैन हैं उनको प्रोत्साहित कीजिए, आप कर सलाहकार के रूप में, या आप स्वयं अगर इस तरह का धंधा या बिजनेस भविष्य में करते हैं तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि भाई कर नियोजन के लिए अपन डेप्रिसिएशन की जो छूट है उसका फ़ायदा उठाएं, डेवलपमेंट अकाउंट की छूट का फ़ायदा उठाएं, इन्वेस्टमेंट अलाउंस की छूट का फ़ायदा उठाएं। तो आज का जो ये टॉपिक है ये था अपना ह्रास एवं विकास खाता आदि द्वारा कर नियोजन आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये जो टैक्स प्लानिंग का जो आपका पेपर है इसमें क्या है कि आपको जो आयकर के प्रावधान हैं उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। एक तो क्या है कि आपने जो सेकेंड ईयर में इनकम टैक्स पढ़ी थी ना, जिसमें आपने पांचों शीर्षकों की कर योग्य आय निकालना और आपकी जो डीम्ड इनकम थी, हानियों की पूर्ति आगे ले जाना, फिर आपकी डिडक्शंस थी वो आपने भली भांति पढ़ी। डिडक्शन के बाद आपने टोटल इनकम निकालना सीखा। तो ये
जो आपकी प्रोसेस थी, उन प्रोसेस का कैलकुलेशन पार्ट अगर आपको अच्छी तरह से आता है, तो बाद में कैलकुलेशन पार्ट में आप जो छूटे हैं, कौन कौन सी जगह कौन कौन सी छूट मिलती है, तो उस छूट से आप अपनी टैक्सेबल इनकम को, टोटल इनकम को कम कर सकते हो, ताकि आपका कर दायित्व कम से कम बने। तो आज के लेक्चर में ही आज इतना ही हम आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जो टैक्स प्लानिंग का जो आपका पेपर है, इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और बुक भी आपकी बिल्कुल लेटेस्ट बाज़ार से खरीदिए, ताकि आपको बिल्कुल नए से नया, लेटेस्ट से लेटेस्ट ज्ञान टैक्स प्लानिंग के बारे में प्राप्त हो। धन्यवाद। आज के लेक्चर में इतना ही।